Hello everyone, welcome to Shri Physics and Biology classes. I am Abhishek Sharma, Faculty of Physics, ready with the next lecture of 12th class. तो 12th क्लास में हम चैप्टर 2 कर रहे हैं. इसमें आज हमारा टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू अ स्फीयर. प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा हमने किया था पोटेंशियल ड्यू टू अ शेल. तो उसी तरीके से कुछ है, लेकिन इसमें थोड़ा और कॉम्प्लिकेसी आती है क्योंकि यहाँ वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ वॉल्यूम में पूरे बॉडी में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो डिस्कस करते हैं ये क्या, इसमें किस तरीके से पोटेंशियल फाइंड करेंगे. सो पोटेंशियल फाइंड करना में चार्ज स्फीयर की वजह से हमने मान लिया है कि स्फीयर है कैपिटल आर रेडियस का, जिसे हमने +q चार्ज दिया जो इसके पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, यानी वॉल्यूम पर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. तो दैट विल बी Q/V. वॉल्यूम होता है 4/3 πr³. हमने पॉइंट P माना, एक r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जहाँ हमें पोटेंशियल फाइंड करना है. तो पॉइंट P आउटसाइड द स्फीयर है, पहला केस हम लेकर चल रहे हैं. तो देखिए, आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट का भी फार्मूला प्रीवियस लेक्चर में भी यूज़ किया था, उसी को यूज़ करना है. dV = -EdR. आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, वही होता है जो 1/4 πε0 Q/R, जो सरफेस स्फेरिकल शेल के लिए होता है वही इसके लिए होता है. तो इसमें कोई चेंज नहीं है. अब अगर हमें टोटल पोटेंशियल फाइंड करना है तो वी विल इंटीग्रेटेड. ये बिल्कुल प्रीवियस उसी की तरह है, अभी तक कोई इसमें चेंज नहीं है. -1/4 πε0 Q/R², तो R⁻⁻2 इसका इंटीग्रेशन होगा. तो यहाँ तो हो जाएगा V आउटसाइड, इसे मैं शो कर रहा हूँ. -Q/4 πε0 को आप बाहर ले सकते हैं, तो ये बचेगा इंटीग्रेशन R⁻⁻2 dr. इसका इंटीग्रेशन आप कर देंगे. अभी आपको प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने समझाया था, एक ही फार्मूला है x⁻n dx. इसका इंटीग्रेशन होता है x⁻n+1 / n+1. तो ये हो जाएगा R⁻⁻2 +1 / -2 + 1. ये -1 आएगा, ये इसे प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा Q/4 πε0, और ये बचेगा R⁻⁻1. तो R⁻⁻1 को आप लिख सकते हैं 1/R, तो ये हो जाएगा 1/4 πε0 Q/R. तो ये हुआ पोटेंशियल एट आउटसाइड पॉइंट. और यहाँ पर आपने अभी फर्स्ट में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में से हम लिख सकते हैं, तो Q की वैल्यू को आपको रखना पड़ेगा. Q की वैल्यू अगर आप देखें यहाँ से फर्स्ट में ρ Q/4/3 πr³, तो Q आ जाएगा ρ × 4/3 πr³. तो Q की वैल्यू मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, ρ × 4/3 पाई, कैपिटल R³ है, ये ध्यान रखना है. तो जो कैंसिल हो रहा है 4π कैंसिल हो रहा है, तो बचेगा ρ/ε0, और इधर से बचेगा ये 3 भी बचेगा, R³ / R. दिस इज द पोटेंशियल एट आउटसाइड पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज्ड स्फीयर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. तो अगर पॉइंट P, अगर अब सेकंड केस देखते हैं, पॉइंट P को अगर हम सरफेस पर लेते हैं, तो सरफेस पर लेने पर जैसे प्रीवियस आपने शेल के लिए पढ़ा था, सेम वही कॉन्सेप्ट आएगा. क्योंकि ये R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है तो कम होता चला जाएगा. तो सरफेस पर इसकी जो वैल्यू होगी, केवल R को आपको रिप्लेस करना है कैपिटल R से, तो वो रिप्लेस कर देते हैं. एट सरफेस स्मॉल r विल बी इक्वल टू कैपिटल R. तो फ्रॉम 1 and 2 आप लिख सकते हैं. देन V सरफेस विल बी इक्वल टू 1/4 πε0 Q/R, या Q की वैल्यू रखकर आप अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की टर्म में लिखेंगे तो आप सेकंड इक्वेशन में डायरेक्ट रख दीजिए. तो ये हो जाएगा 1/4 πε0 नहीं आएगा, ये आएगा ρ/3ε0 R³ / कैपिटल R. तो ये एक R की पावर कम हो जाएगी, तो VS विल बी इक्वल टू ρ/3ε0 और R². तो ये फार्मूला बन गया पोटेंशियल एट सरफेस ड्यू टू अ चार्ज्ड स्फीयर. तो अब देखते हैं इसका थर्ड केस. अगर पॉइंट P को हम इनसाइड द स्फीयर लेते हैं, तो इसमें आपको प्रीवियस एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है. आपने इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, वो आया था ρR/3ε0. ये फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था, तो उसी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. फिर से वही पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ. dV = -EdR. E की जगह वैल्यू रखेंगे ρR/3ε0 × dr.
अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, लेकिन यहाँ पर जो इंटीग्रेशन करेंगे वो हम लिमिट्स के साथ करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि लिमिट्स क्या हैं। यहाँ पर एक पॉइंट तो आप ले रहे हैं, इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं इसका सरफेस से और आर तक। तो एक पॉइंट आप जो सरफेस पर ले रहे हैं, तो एक ले रहे हैं एक आर डिस्टेंस पर, तो वी आर और वी एस को हम इस तरह से इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब यहाँ किसका इंटीग्रेशन हो रहा है आप बता सकते हैं? आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो आर की वैल्यू जब आप सरफेस पर ले रहे हैं तो वो कितनी वैल्यू है? तो यहाँ मैंने क्या लिया है? आर पॉइंट पर। तो आर पॉइंट पर यानी आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट के लिए, तो उसके लिए वैल्यू है स्मॉल आर, और सरफेस पर आर की वैल्यू कितनी है? कैपिटल आर। तो इसकी लिमिट्स इस तरह से चूज़ की जाएंगी, आर टू आर माइनस रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब इसका इंटीग्रेशन देखते हैं, तो डी का इंटीग्रेशन होगा वी, लिमिट्स आपको यहाँ रखनी है, तो वी आर से वी एस तक इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, तो कॉमन आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका होगा? आर टू आर, आर इंटू डी आर। अब आर का इंटीग्रेशन क्या होगा? आपको फिर से वही फार्मूला यूज़ करना है, एक्स पावर एन डी एक्स का। एक्स पावर एन डी एक्स का फार्मूला आप यूज़ करेंगे तो ये आर पावर 1 है, तो हो जाएगा 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1 स्मॉल आर टू कैपिटल आर। यहाँ से 2 और आएगा, उसे हम अभी नहीं लिख रहे हैं, ये लिख देते हैं रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। लिमिट्स रख दे, ये आएगा आर स्क्वायर बाय 2 स्मॉल आर टू कैपिटल आर। यहाँ लिमिट्स रख दीजिए, तो ये हो जाएगा वी एस माइनस वी आर, वी एस माइनस वी आर, यहाँ पर ये चलता रहेगा। अब माइनस रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। आपको डेरिवेशन करना है, इस तरीके से आ जाएगा, इसलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। मैंने ये पहले से लिख कर नहीं रखा, जिससे आपको समझ में आए कि बात क्या चल रही है। अब थोड़ा सा बताइए, अब वी एस क्या है? वी एस अभी आपने निकाला था, वो आया था हमारे पास रो आर स्क्वायर डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस वी आर। तो माइनस वी आर को यहाँ छोड़ देते हैं, इसे इस साइड लेकर चले जाते हैं, तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2, और ये पूरी टर्म इधर जाएगी, तो रो आर स्क्वायर डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो माइनस रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है इन दोनों में भी, तो बचेगा आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2, और जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा प्लस आर स्क्वायर। ये है माइनस वी आर, माइनस से अब आप माइनस कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि एक ही टर्म बची है। तो वी आर इज इक्वल टू आ गया रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये 1/2 और 1 मिलाकर हो जाएंगे 3/2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 2। तो ये फार्मूला बन गया पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जब केस सेकंड आपको इस शेल वाले केस में कराया था, तो वहाँ मैंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि दैट इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल, लेकिन यहाँ मैंने मैक्सिमम नहीं बोला था सरफेस पर, क्योंकि यहाँ इनसाइड में किसी पॉइंट पर सरफेस इनसाइड में पोटेंशियल मैक्सिमम आता है। वो मैं भी आपको बताऊंगा किस पॉइंट पर मैक्सिमम आएगा। पहले हम इस फार्मूले को चेक कर लेते हैं क्या ये सही हमारे पास फार्मूला आया है। तो सरफेस पर अगर आप रखेंगे, सरफेस के लिए जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर बन जाएगा, तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख के देखिए इसमें क्या फार्मूला बन रहा है। ये रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट 3/2 आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, तो 3/2 माइनस 1/2, तो ये बचेगा 1, यानी कि रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर। तो सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है वो हमने सेकंड केस में फाइंड किया था, वो यही है, तो यानी हमारा फार्मूला सही है। अब हम फाइंड करते हैं पोटेंशियल एट सेंटर। तो अगर आप सेंटर पर पॉइंट ले रहे हैं तो सेंटर की क्या कंडीशन होगी? ये स्मॉल आर 0 हो जाएगा, स्मॉल आर को आप 0 रख दीजिए उस इक्वेशन में, तो वी सेंटर इज इक्वल टू आपके पास बचेगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और केवल ये 3/2 आर स्क्वायर ये टर्म बचेगी आपके पास। तो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, ये बचता है हमारे पास रो आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप इसमें रो की वैल्यू रख दें, आप इसे क्यू की टर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो रो की वैल्यू रख सकते हैं, वो होगा क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। तो 2 पावर यहाँ कम हो जाएंगी, 1 पावर बचेगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2
और 2 को मैं इस साथ लिख रहा हूँ। बाकी जो बचा उसे देखना क्या है मैंने ये सही लिखा है। ये बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। देखो एक पावर कम हो जाएगी तो 2 पावर कम हो जाएंगी तो एक पावर बचेगी, 4 पाई बचेगा, एप्सिलॉन नॉट बचेगा, 2 को मैं इधर ले गया और 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्या ये पोटेंशियल एट द सरफेस है? जी हाँ, ये वही है पोटेंशियल एट द सरफेस। तो जो सेंटर पर पोटेंशियल आया है दैट कम्स टू बी 3/2 टाइम्स द पोटेंशियल एट द सरफेस। तो सेंटर पर सरफेस के पोटेंशियल का 1.5 गुना पोटेंशियल आपको मिलता है। तो सरफेस पर यहाँ पर सरफेस पर पोटेंशियल मैक्सिमम नहीं होता है बल्कि सेंटर पर मैक्सिमम होता है। स्फेरिकल शेल में सरफेस पर ही मैक्सिमम पोटेंशियल होता है और थ्रू आउट द इनसाइड वो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है अगर शेल की बात करें, लेकिन स्फेयर में वो अंदर कांस्टेंट नहीं होता है बल्कि इंक्रीज होता जाता है और सेंटर पर मैक्सिमम होता है। तो इसकी अगर आप ग्राफिकल स्टडी करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको। ये हम V और R के बीच में ग्राफ अगर बनाएंगे तो इनसाइड द शेल अगर ये मान रहे कि ये पोटेंशियल है सरफेस पर तो सेंटर पर इसमें मैक्सिमम होगा जो 3/2 टाइम्स होगा यानी 1.5 गुना होगा और फिर ये कम होता चला जाएगा और यहाँ ये इन्वर्सली वेरिएशन है। V आउटसाइड इज़ 1 प्रोपोर्शनल टू 1/R। ये इनसाइड इसका रिलेशन होगा। आप इसे ग्राफ से बता सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है ग्राफ देख के, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो ये सरफेस का कंडीशन है, जो सरफेस पर पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। इसके बाद ये इस तरह से डिक्रीज़ होता चला जाएगा और सेंटर पर मैक्सिमम होगा तो यहाँ भी ये इंक्रीज़ हो रहा है, हमें ये दिखाना है। 3/2 इंटू VS है ये, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा आसानी से। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था ये टॉपिक आपको बुक में नहीं मिलेंगे, ये एक्सरसाइज हैं, एप्लीकेशंस हैं पोटेंशियल की, एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें स्क्रीनशॉट लेकर समझकर कर सकते हैं, अपने आप से सॉल्व करिए 1-2 बार। जब आप 1-2 बार सॉल्व कर लेंगे तो आप इजीली अपने आप कर पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। कोई आपको डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।